मान रही। देखिए बेटा, चैप्टर 19 हमने शुरू करना है। सिंध के अंदर चैप्टर 19 और 20 अलग दो चैप्टर दिए हुए हैं, जबकि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर ये चैप्टर एक ही दिया हुआ है। पंजाब के अंदर या केपी के अंदर ये छोटे चैप्टर दिए गए, जबकि सिंध के अंदर ये डिटेल में दोनों चैप्टर दिए गए। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब और केपी के अंदर ये दोनों चैप्टर्स जो दिए गए बहुत ही शॉर्ट चैप्टर्स दिए गए। हम पढ़ लेते हैं, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बाकी आगे फिर अगर पीएमसी की टेस्ट होती है या सिंध की होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हमने 17 और 18 भी फुल पढ़े हैं, तो 19 और 20 को भी फुल पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई आगे टेस्ट का पैटर्न चेंज होता है, सूबा लेता है, पीएमसी लेती है, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसके अंदर। तो बेटा, हमने चैप्टर 18 के अंदर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एटम के अंदर जो इनर्शियल ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से लाइट एमिट होती है और स्पेक्ट्रम बनता है। तो बेटा, ये जो स्पेक्ट्रम या ये जो चीजें हमने चैप्टर 18 के अंदर पढ़ी थी, इनका ताल्लुक एटम के साथ था। और एटम किस तरह का होता है, क्यों लाइट एमिट करता है, उसका स्पेक्ट्रम क्यों इस तरह से बनता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी चैप्टर 18 के अंदर। बेटा, चैप्टर 19 के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की एक्टिविटीज कैसे होती है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर जो लाइट एमिट होती है, जिसका स्पेक्ट्रम बनता है, ये एटॉमिक एक्टिविटी है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एक्टिविटीज क्या होते हैं, न्यूक्लियस कौन कौन सी एक्टिविटीज दिखा सकता है। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, या एटॉमिक न्यूक्लियस किसको कहा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बेटा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम ये देखेंगे कि सर किस तरह का बना हुआ है बेटा। बेटा, यहाँ पे पंजाब और केपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। जिस तरह का आपको पता है कि न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है, लेकिन सिंध के अंदर इसके दो कॉन्सेप्ट दिए गए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में जो दो कॉन्सेप्ट है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम ये जो है वो देखते हैं कि न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है बेटा। अब इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हमारे पास दो थ्योरीज दी गई है। एक सिंध के अंदर दो थ्योरीज दी गई है, जबकि पंजाब और केपी के अंदर एक थ्योरी दी गई है। अब हम दोनों पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, एक वो थ्योरी है जो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले न्यूक्लियस किस तरह का माना जाता था, उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, तो आप कहोगे बेटा कि पहली बात जो हम पढ़ेंगे बेटा कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बेटा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या थी बेटा, उसके बारे में क्या माना जाता था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, इसके अंदर पहली बात ये मानी जाती थी बेटा, ठीक है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ
न्यूट्रॉन, पहली बात ये मानी जाती थी बेटा कि आप कह सकते हैं कि बेटा जो दो थ्योरीज है उसमें ये पहली थ्योरी है जिसके अंदर हम कहते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप इसके अंदर का कह सकते हो कि न्यूक्लियस कंसिस्ट्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये कब की थ्योरी थी बेटा? बिफोर थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की थ्योरी थी। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये थ्योरी कब की थी बेटा। और ऑल एटम्स आर सिंपली combination or atoms are simply combination of hydrogen बेटा। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कंसीडर की जाती थी। एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा बेटा कि एटम वाज कंसीडर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता था बेटा। ठीक, ये तीन चीजें हैं, इनको डिस्कस करना है बेटा। देखिए बेटा, पहली बात ये कि आपको पता है बेटा कि ये कहा जाता था कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है और बाकी जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बने। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम के बारे में ये माना जाता था कि 4 हाइड्रोजन ने मिलके हीलियम को बनाया है। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो एटम्स थे उनके बारे में भी ये माना जाता था कि ये सब के सब हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बने हैं। जब सब के सब एटम्स हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है, जब सब के सब एटम्स जो है वो हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो यहाँ पे आप एक मसला देख लें। वो मसला आ जाता है, क्या आता है? देखिए बेटा, आपको पता है बेटा हाइड्रोजन के अंदर बेटा, हाइड्रोजन को हम 1 1 लिखते हैं बेटा इस तरह से, क्योंकि उसका मास नंबर भी 1 होता है और चार्ज नंबर भी इसका बेटा 1 होता है। अगर हम देखते हैं बेटा इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है बेटा और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। इस तरह से हाइड्रोजन के अंदर बेटा आप कह सकते हैं बेटा, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ये न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर बेटा इसका चार्ज नंबर Z भी 1 माना जाता था और इसका मास भी 1 माना जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन माना जाता है और इलेक्ट्रॉन एक माना जाता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता था। अब जब हम कहते हैं कि अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का मास क्या होता है बेटा? 4 होता है। इसका मतलब है कि हीलियम की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए। हीलियम की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए बेटा? ये इस तरह से होनी चाहिए। ये आप कह सकते हैं बेटा ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास है बेटा हीलियम। ठीक है, तो हीलियम के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? हीलियम की स्ट्रक्चर इस तरह से होनी चाहिए कि हीलियम के अंदर
ऑर्बिट्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि एटम को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं कि हीलियम का मास जो होता है वो 4 टाइम्स जो होता है वो हाइड्रोजन के मास से, और हीलियम की चार्ज जो होती है वो 2 टाइम्स जो होती है वो होती है हाइड्रोजन से। बेटा अब हम देखते हैं कि हमने जो पहली बात पढ़ी है कि ये माना जाता था कि हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बाकी चीजें बनी है। अगर हीलियम हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना है तो हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होने चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है। तो अगर हीलियम का मास 4 है तो इसका मतलब है कि हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होने चाहिए और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन तो था नहीं। ये थ्योरी कौन सी है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का अंदर जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए, क्योंकि अगर हीलियम का मास 4 गुना ज्यादा है, इसका मकसद है कि हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन है तो हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होने चाहिए और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या कहा जाता था कि हीलियम के अंदर ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मैं इसको रेड कलर में बना लेता हूँ। बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर है, जबकि इसके बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पड़े हैं। हीलियम को ऐसा माना जाता था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हीलियम का मास 4 गुना ज्यादा है हाइड्रोजन से। इसका मतलब है कि हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है। अब जब हीलियम के अंदर हम 4 प्रोटॉन कंसीडर करते हैं तो उसके ऑर्बिट के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। कहा जाता था कि बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। क्योंकि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का बराबर होना जरूरी है। तो जब हीलियम के ऑर्बिट्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में माना जाता था कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े हुए, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए। ये हीलियम की स्ट्रक्चर इस तरह से मानी जाती थी, या बाकी एटम्स की भी स्ट्रक्चर इसी तरह मानी जाती थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि ये एटम जो होता था इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता था। ठीक है, तो ये बेटा बाकी जो भी एटम्स थे, सिर्फ हीलियम नहीं था, बाकी सब एटम्स के बारे में ऐसे कंसीडर किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स उनके न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये थ्योरी थी बेटा जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूक्लियस को माना जाता था कि न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस थ्योरी को एक सपोर्ट भी मिलती थी बेटा, इस थ्योरी की सपोर्ट भी इस थ्योरी को मिलती थी। एक ऐसा ही फिनोमेना है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो कौन सी बेटा, कौन सा प्रोसेस है बेटा, आप यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं बेटा, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल।
ठीक है बेटा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। बीटा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस supported presence of electron within nucleus theory। बेटा जब बीटा पार्टिकल निकलता है, आपको पता है बेटा रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी एटॉमिक एक्टिविटी नहीं है, याद रखिएगा। जो रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गेमा निकलता है, वो सब के सब न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो बेटा जब न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो साइंटिस्ट इस थ्योरी की फेवर में थे कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो इस बात को एज अ एविडेंस पेश किया करते थे कि ये इस बात की एविडेंस है बीटा में इलेक्ट्रॉन का निकलना, और बीटा निकलता है न्यूक्लियस से, तो ये इस बात को एविडेंस मानते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है। तो ये बेटा आप कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल का निकलना न्यूक्लियस से इसकी को सपोर्ट कर रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस सपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन न्यूक्लियस थ्योरी बेटा। ठीक है, तो थ्योरी कौन सी हुई बेटा कि जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा, तो ये माना जाता था कि हर एटम जो होता है वो सिंपली हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि हीलियम को अगर हम देखते हैं तो हीलियम का मास जो होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन ने एक हीलियम का एटम बनाया। अगर 4 हाइड्रोजन ने मिलके हीलियम का न्यूक्लियर बनाया है तो इसका मकसद है इसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे। अब अगर इसके ऑर्बिट्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर किए जाते थे कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और इस थ्योरी को सपोर्ट कौन सी एक्टिविटी कर रही थी, ये जो बीटा पार्टिकल का इमिट होना है, ये बीटा पार्टिकल के इमिट होने की जो एक्टिविटी थी वो इस बात को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। देखिए बेटा, कोई भी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होती है बाइंडिंग एनर्जी। अगर कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। अब जब कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है तो वो अपने साथ निकलेगा, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा हाई जो है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो उसके पास भी बाइंडिंग एनर्जी होगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की सूरत में न्यूक्लियस से निकलता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वैल्यू लिखी हुई है बेटा, मुझे याद नहीं है, मैं देख के लिख देता हूँ। ये वैल्यूज बेटा इसके अंदर आपने याद करनी है क्योंकि वैल्यूज से क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये वैल्यूज जो कांस्टेंट है बेटा, ये वैल्यूज लिखी हुई है बेटा। बेटा ये होती है 10 पावर 3 a
MEV बेटा। If electron is present in nucleus, then energy of beta particle must be of order of 10 power 3 MeV। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो जब ये बीटा की सूरत में इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए 10 पावर 3 MeV। कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा है, ठीक है, वो एक ऐसी रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है, अगर उनकी आपस में अगर वो फैमिली अलग होती है तो हर एक को अपना हिस्सा मिलेगा जो है वो पैसों से। अगर सपोज करे वो फैमिली रिच है तो हर बंदे को अपने हिस्से में ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर कोई भी उसका पार्टिकल उससे निकलता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी अपने हिस्से में मिलेगी। तो ये जो है कम से कम इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, ये कम से कम, ऐसे ज्यादा मिल सकती है लेकिन कम से कम ये होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो आप कह सकते हैं then energy of beta particle must be of order of 10 power 3 MeV, but beta particles emitted from nuclei has energy of only 2 to 3 MeV। लेकिन बीटा पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3 MeV होती है। ये बहुत बड़ा मसला था जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि ये बीटा पार्टिकल की इमिशन ये तो कहती थी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तभी इमिट होता है, लेकिन ये बात साइंटिस्टों को कंफ्यूज कर रही थी कि अगर कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और वो न्यूक्लियस से निकलता है तो कम से कम उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है। कोई भी पार्टिकल निकलेगा अपनी एनर्जी लेके निकलेगा। अल्फा पार्टिकल निकलता है बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेके निकलता है, गामा पार्टिकल निकलता है एनर्जी लेके निकलता है, बीटा निकलता है एनर्जी लेके निकलता है। वो अपने हिस्से की एनर्जीज भी अपने साथ लेके निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो जब कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन जो उसके पास होती है वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज थी जो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रह सकता है। ठीक है, बीटा एक्टिविटी इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तभी जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन ये जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी थी ये इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी बेटा जो है वो थ्योरी, या ये थे थ्योरी के साथ थोड़े मसले। थ्योरी क्या थी? ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ ऑर्बिट्स के अंदर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भी होते, क्योंकि
एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है और सब के सब एटम्स सिंपली हाइड्रोजन से बने हुए। ठीक है, अब इसके साथ ये मसले थे। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब आप इसको न्यूक्लियस को इस तरह से मानते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा ये आपको पता है, इसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा, सिंपली एक ही सेंटेंस में बात खत्म करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और ये पता लगा कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक और पार्टिकल भी होता है जो न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से हीलियम का मास नंबर जो है वो हाइड्रोजन से 4 गुना है। उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम इस तरह से मानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है बेटा, न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि बेटा न्यूक्लियस कंसिस्ट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बेटा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। नो इलेक्ट्रॉन is present in न्यूक्लियस। बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर रेडियो एक्टिविटी में कैसे निकलता है ये आगे जब आएगा तो रीजंस डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक न्यूक्लियस को हम इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का बना हुआ मानते हैं। और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये रफली इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा बड़ा होता है प्रोटॉन से। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको न्यूक्लियंस कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं कि नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बेटा आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। बेटा इनको न्यूक्लियंस कहा जाता है बेटा। और इन दोनों का बेटा न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की तादाद प्लस प्रोटॉन्स की तादाद, ये मास नंबर होता है बेटा। ठीक है, और ये रेट जो होता है बेटा सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है। ठीक है, ये चीजें सिंपल है, आपको पता है कि चार्ज नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है बेटा, कल जो है वो आगे टेक्निकली चीजें डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, मोस्टली आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो बेटा ये कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसका।